नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश आया जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के शिक्षक अनुदेशक सालों से कर रहे थे। और वो सिर्फ आदेश नहीं आया, उस आदेश के साथ साथ खुशियों की एक बौछार सी अनुदेशक मित्रों पर पड़ी। ऐसे जैसे कि कोई बहुत प्यासा हो सालों से और उसके ऊपर ठंडा पानी उसको दिया गया हो, उसको मुहैया कराया गया हो, छिड़क दिया गया हो, उसकी बारिश हो गई हो। इसका बहुत स्वागत हुआ और इस ऑर्डर के भीतर जो बातें कही गई हैं उसके अर्थ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो ये ऑर्डर क्या कहता है अनुदेशकों के लिए और उत्तर प्रदेश में संविदा पर काम कर रहे शिक्षा विभाग के ऐसे लोगों के लिए जो लंबे समय से शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इस आदेश के क्या मतलब है, यही समझने के लिए मैंने आमंत्रित किया आर के सिंह साहब को, जो इस मामले में अनुदेशकों के मामले को जिन्होंने मजबूती से जिसकी पैरवी की देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने और उसको परिणाम तक, उसको अंजाम तक पहुंचाया। आज उनके पास समय था तो आज वो तैयार हुए इस पर चर्चा करने के लिए। स्वागत है सर आपका। एक शिकायत थोड़ी सी है स्वागत के साथ साथ कि आपको हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने में थोड़ा जो है आपने इंतजार कराया जी। कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं चाहता भी था कि आपको मैं इसके बारे में बताऊं भी। जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है। मैं तो सबसे पहले आपको बधाई दूंगा सर। आपने बहुत मजबूती से और इसका अंग्रेजी में कंसिस्टेंटली आपने इसको चेस किया, इस केस को, और इसके जायज, इसके सही अंजाम तक आपने पहुंचाया है। हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस ऑर्डर में जो अनुदेशकों के लिए, शिक्षक अनुदेशकों के लिए आया है, जिनकी तादाद 25,000 से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, इसमें सबसे बड़ी बातें क्या हैं, सबसे फायदेमंद बातें क्या है? देखिए, ये अनुदेशकों का ये जो मामला था ये बहुत पुराना मामला है और इनका रिक्रूटमेंट हुआ था 2013 में। और 2013 में जब इनका रिक्रूटमेंट हुआ था तो ये आरटी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से हुआ था। आरटी एक्ट में प्रोविजन दिया गया है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर। 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो आर्ट एजुकेशन के होते हैं, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के होते हैं और एजुकेशन वर्क के। 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ 2013 में तो बाकायदा इनका पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ था और इनका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल तो था, बट इनका अपॉइंटमेंट बिल्कुल एज पर द सर्विस जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से बिल्कुल हुआ था। सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए थे इसमें। उसके बाद जो है ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट था, ये जो स्कीम थी, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेशन में थी। 60 और 40 का रेशियो था इस स्कीम में। सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता था तो स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली एक प्रोजेक्ट बनाती थी और पैप को भेजती थी। तो इन्होंने शुरू में तो 7,000 का जो रखा था रेम्युनरेशन, उसको दिया इन लोगों ने। उसके बाद एवरी ईयर इनको प्रोजेक्ट पे भेजना पड़ता था कि हम इतनी सैलरी देना चाहते थे, उसका 60% आप दीजिए। अल्टीमेटली 15-16 में इन्होंने 15,000 का भी प्रपोजल भेजा था स्टेट गवर्नमेंट ने, बट पैब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और 8,000 समथिंग का उन्होंने 7,000 ही कंटिन्यू किया था। उसके बाद जो है 17-18 में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही प्रपोजल भेजा 17,000 का, और वो 17,000 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो एक्सेप्ट हो गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ के अधिकारियों ने क्या किया, उसको रिव्यू करके उसको कम कर दिया, 9,800 कर दिया। तो कुछ लोग चले गए, पहले भी कोर्ट गए थे कि 15,000 मिलना चाहिए, तो उस समय वो नहीं हो पाया था, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था कोर्ट ने। अल्टीमेटली सिंगल बेंच ने ये कहा कि भाई आप जो है रिव्यू नहीं कर सकते इसका। सेंट्रल गवर्नमेंट की पैब रिपोर्ट से जब अप्रूवल हो गया है तो आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो आप 17,000 के हिसाब से दीजिए, कंटिन्यू दीजिए, सिंगल बेंच ने कहा। अल्टीमेटली सरकार डिवीजन बेंच चली गई। डिवीजन बेंच जब गई तो डिवीजन बेंच ने बड़े लार्ज स्केल पे उन्होंने
उसको सुना और उस पर जजमेंट भी दिया। 42 पेज का जजमेंट था डिवीजन बेंच का। डिवीजन बेंच ने कहा कि 17-18 का तो इनका 17,000 बनता है, लेकिन सब्सिक्वेंट अच्छा। ईयर का नहीं मिलेगा, डिवीजन बेंच ने कहा। अल्टीमेटली ये डिवीजन बेंच का जजमेंट आया था 2 दिसंबर 2022 को। तो उस समय ये जब मेरे पास आए, जनवरी फरवरी की बात है, तो बहुत से लोगों का डिस्कशन हुआ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अल्टीमेटली मैंने इनको कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए, सब्सिक्वेंट ईयर में मिलना भी चाहिए, सिंगल बेंच का ऑर्डर है और आपको फाइल करना चाहिए। अल्टीमेटली जैसे भी ये लोग आए, इनके जो है एसोसिएशन के अध्यक्ष आए, जैसे भी हुआ फाइल हुआ ये मैटर। जब हमारा मैटर फाइल हुआ मार्च में, उसके पहले सरकार खुद आ गई थी। सरकार का कहना था कि हम वो 1 ईयर का भी नहीं देंगे इनको, वो भी गलत ऑर्डर था। अच्छा। तो सरकार की एसएलपी हमसे पहले फाइल हो गई थी, वो डिफेक्ट में थी। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, हम ये मैटर फिर मई में लगा और बड़ा मुश्किल था उस दिन जब फर्स्ट हियरिंग हो रही थी। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग इज वेरी टफ, कि नोटिस कराना बड़ा मुश्किल है। बट अल्टीमेटली कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया था। इन्होंने एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज में एक पैराग्राफ दिया हुआ था कि आप दूसरे जगह कहीं काम नहीं कर सकते, पैरा 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। उसमें कोर्ट का ध्यान गया कि जब ये पार्ट टाइम है, दूसरे जगह काम नहीं कर सकते, इतने कम पैसे में कैसे काम चलेगा, और ये फुल टाइम काम करते हैं। ऑन दैट ग्राउंड कोर्ट ने नोटिस किया था इनको, वो लिखवा करके। तो मैटर एडमिट हुआ। उसके बाद जब मैटर एडमिट हो गया तो सरकार की भी एसएलपी आई, वो भी टैग। जब सरकार की एसएलपी आई तो उसमें नोटिस नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात थी। और कोर्ट ने कहा कि आप पेमेंट करो, नोटिस। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली डिवीजन बेंच का एक मैटर इसमें एडमिट है, तो हम इसको डिसमिस नहीं करेंगे, टैग कर देते हैं। ये टैग हो गया। फिर ये मैटर चलता रहा। फिर एक और कोई इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने भी एक एसएलपी फाइल कर दी, वो टैग कर दिया। उसका कंप्लायंस होने में रजिस्ट्रार कोर्ट में काफी टाइम, उसमें 1 साल खराब हो गया। अल्टीमेटली ये मैटर जब आया फाइनल डिस्पोजल में, तो सितंबर में इसकी हियरिंग हुई थी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपने भी काफी इस पे जो है अपना प्रोग्राम किया हुआ था। अल्टीमेटली कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि 7,000 और मैक्सिमम आप अभी 9,000 दे रहे हैं, तो हाउ दे विल बी सर्वाइव। और हमारा ये कहना था कि हम वो सारे काम कर रहे हैं जो रेगुलर टीचर करता है उसी स्कूल में। हम 8 घंटा काम भी कर रहे थे। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि सरकार ने इस बात को एडमिट किया अपने काउंटर एफिडेविट में कि ये लोग 8 घंटे काम करते हैं, फुल डे काम करते हैं। ये काउंटर एफिडेविट में एडमिट है इनके। ये हमने प्ली लिया भी हुआ था। तो अल्टीमेटली सरकार का कहना था कि आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन तो कर ही रहे हैं। ये इसमें जजमेंट में लिखा भी हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा जजमेंट हो सकता है। और बहुत दिनों के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए इतना अच्छा जजमेंट आया है। यस। यहीं पर मैं आपको रोकूंगा सर जी। इसलिए रोकूंगा, ये जो लाइन आपने अभी बोली अभी, ये बहुत अच्छा जजमेंट है, और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए इससे अच्छा जजमेंट हो नहीं सकता है, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि जब इसकी कॉपी मैंने पढ़ी, और जितनी समझ मेरी कहती है एक पत्रकार के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर, इसमें बड़ी सारी खूबसूरत बातें लिखी गई हैं। और जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं सर, बाँछें खेल जाना। तो जो जिसके पक्ष में यह ऑर्डर है उसकी बाँछें खेल सकती हैं इसको पढ़ने के बाद, अगर वो समझता है तो। अपनी बात पूरी करिए सर। हाँ जी, इसकी खूबसूरती ये है कि हम मांगने आए थे, उससे हमें ज्यादा मिला है। मैं एक शब्द में आपको कहूंगा, जो हम मांगने आए थे, जो हमारी प्रेयर थी सिंगल बेंच में, उससे हमें ज्यादा मिला है। कोर्ट ने सब कुछ कह दिया है। कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है सरकार को कि आप अब इनको हटाएं ना, इनको रेगुलर करें। रेगुलराइजेशन के लिए ऑर्डर तो नहीं किया है, बट सारा कुछ कह दिया है। सारे कंडीशंस जो भी होते हैं वो फुलफिल कर दिया है इस ऑर्डर में उसने। क्योंकि हम रेगुलराइजेशन के लिए आए नहीं थे, बिकॉज हम 17,000 के लिए डिमांड के लिए आए थे। बट मैंने रिटन सबमिशन के टाइम में ये कहा था कि इनको रेगुलराइज किया जाए, बिकॉज दे आर कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट मोर देन 12 ईयर्स। तो एक जजमेंट है जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है हर जगह, वो उमा देवी का केस है कंस्टिट्यूशन बेंच का 2006 का। उस जजमेंट के जो पैरामीटर्स थे, वो पैरामीटर्स
तो ये फुलफिल कर रहे हैं, उससे बेहतर पैरामीटर पे हैं ये इंस्ट्रक्टर। वो जजमेंट का पैरा 53 ये कहता है कि अगर इलीगल रिक्रूटमेंट हुआ हो, कोई भर्ती हुई हो, यहां तो लीगली था इनका सब कुछ, एडवर्टीजमेंट किया था, सब कुछ किया था इन्होंने। उस पैराग्राफ में ये भी कहा जाता है कि अगर किसी कोर्ट ऑर्डर से वो अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब कई बार क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर से लोग स्टे पे काम कर रहे होते हैं, अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं हो। तीसरा, अगर पद का सृजन हो, पद का सृजन हो। और चौथा, सैंक्शंस पोस्ट हुई हो, पद का सृजन हुआ हो, और 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप रेगुलराइज कीजिए वन टाइम में। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पैरा 53 में कहा था। तीन बातें कहते हुए, तीन बिंदुओं का जिक्र करते हुए ये बात कही गई। सबसे अच्छी बात है कि इनका अपॉइंटमेंट इरेगुलर तो था नहीं, सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे, वहां उस टेस्ट पे भी हम पास हैं। दूसरा इसमें यह है कि पद का सृजन कोर्ट ने इस जजमेंट में कर दिया है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट इन्होंने कर दिया है इसमें। तीसरा ये कह दिया है कि अब आप कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं लाएंगे इनको हटा करके, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं लाएंगे, पद का सृजन हो गया। हम किसी कोर्ट ऑर्डर से हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हमारा कोई कहीं कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई इनको हटाओ मत, दे विल बी वर्क फॉर कंटिन्यू। हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, रिन्यूअल हो रहा है, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हम उस प्रोसेस में हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का उमा देवी का है, तो हम पूरी तरह से फिलफुल कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि इस जजमेंट के बाद कोर्ट को इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। अब कुछ बचा नहीं है इस जजमेंट के बाद, सरकार को इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए, अब बिल्कुल कर देना चाहिए। और सरकारों के लिए एक रोड मैप है। बिल्कुल। अब सर मुझे ये बताइए, आपने बहुत, ये जो पॉइंट है इस पर मेरा सवाल बनता है वो ये है कि अगर सरकार इस जजमेंट को स्वीकार कर ले लेटर और स्पिरिट में, तो उनको इसको रेगुलर कर देना चाहिए इन अनुदेशक मित्रों को जो कि लंबे समय से संघर्षरत है, और अपने आप सर फिर 17,000 मान दे तो अपने आप फिर बढ़ जाएगा। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, द मोमेंट दे विल बी रेगुलराइज्ड, वो तो अपने आप एक बहुत ही सम्मानजनक स्तर पर जो है उनका रिम्यूनरेशन पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, किसी भी जजमेंट को अगर आप पॉजिटिव स्पिरिट्स में लेते हैं तो वो अच्छी बात है। हर जजमेंट के दो पहलू होते हैं, कमियां तो हर चीज में होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जजमेंट में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और वराले साहब ने कहीं कोई स्पेस छोड़ा है कि आप इस जजमेंट में कोई कमी निकाल सकें। और इनके लिए तो ये भी कह दिया है कि अब आप जो है इनको हटा के दूसरे को नहीं ला सकते आप कॉन्ट्रैक्ट पे या गेस्ट के रूप में। बिल्कुल। तो अब सरकार के पास रास्ता तो यही बचता है, या तो ये 3 साल पे रिन्यूएशन रिवाइज करते रहें। अल्टीमेटली इनको 13 साल हो गए हैं, तो उमा देवी के केस को भी फॉलो करना चाहिए इनको। अगर अच्छा, उमा देवी का जो केस था सर, जिसको आप बार बार कोट कर रहे हैं और जो इसका आधार बना जजमेंट का, उसमें कहा क्या गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? अगर हमारे दर्शकों को बता देंगे तो मुझे भी और उनको भी आसानी। वो केस कर्नाटका का था, उसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल, उसमें जो एम्प्लॉइज थे वो आए हुए थे, हालांकि उनको हाई कोर्ट ने दिया हुआ था। अल्टीमेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो रेफर हुआ था उमा देवी का केस, कॉन्स्टिट्यूशन 5 जज बेंच का ऑर्डर है वो, तो इसलिए जो है वो फॉलो किया जाता है। अभी रिसेंटली जो है, जैसे इसमें एक जग्गो का केस कोट किया है, पैराग्राफ आप देखेंगे, in the judgment के पैराग्राफ 47 में जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस रेफर किया गया। ये अभी रिसेंटली जस्टिस विक्रमनाथ का जजमेंट है, पीछे आया हुआ था, इसके साथ एक और भी आया हुआ था। ये इनफैक्ट मैंने कोट किया हुआ था ये जजमेंट, ये उमा देवी को ही रेफर करके ये जजमेंट आया था, अभी रिसेंट आया हुआ जजमेंट। इसमें भी रेगुलराइजेशन टेम्पोररी थे, ये कॉन्ट्रेक्चुअल, इनको भी रेगुलराइज करने के लिए कोर्ट ने कहा, और उसी जजमेंट को ही कोट किया गया, उसी का रेफरेंस लेते हुए इस जजमेंट को दिया गया था। इसलिए वो जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और
इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो किस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज का शोषण होता है, इसके बारे में भी कोर्ट ने लिखा हुआ। जी। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसको एक गुड फेथ में लेना चाहिए, अच्छे स्पिरिट में लेना चाहिए। और ये जो इंस्ट्रक्टर हैं ये हैं कहाँ के? यहीं के तो हैं, सरकार के ही लोग हैं, यहीं की जनता है, कहीं फॉरेन से तो आए नहीं है ये लोग। बिल्कुल ये बिल्कुल आपके ही बिल्कुल। लोग हैं, ये आपके ही लोग हैं। अगर आपके एम्प्लाई हैं, तो अगर इनको अच्छी सुविधा मिलेगी, जीने लायक इनको अगर रेम्युनरेशन मिलेगा, तो ये तो आप ही के लिए काम करेंगे, बेहतर काम करते हैं, सारे काम तो आपके लिए ही करते हैं। हाँ। जो टीचर ये जो आपने करते हैं सारे पैरा 47 सर इन जग्गू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का उदाहरण दिया, इसमें तो वाकई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की जो पीड़ा है उसके बारे में बड़ा अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है। मेरा ध्यान नहीं गया था इस पर, धन्यवाद आपका। अब मैं इस सवाल को थोड़ा आगे की तरफ ले चलता हूं सर। ये तो अनुदेशक मित्रों की बात रही जो 10 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के लिए और जूनियर हाई स्कूलों के लिए। शिक्षा मित्र जो है लगभग ऐसे ही लोग हैं जो 24 साल से 22 साल से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लमसम उनका जो रिम्यूनरेशन है, जो ऑनरेरियम है, वो भी उतना ही है, 10,000 रुपए है। और बड़ी हार्डशिप्स का सामना कर रहे हैं। कईयों की जान जा चुकी है मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में, चूंकि वो इनसे लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी दिक्कत भी ज्यादा है। क्या इस जजमेंट का कोई डायरेक्ट बेरिंग है उनकी भी स्थिति पर, उनके भी लीगल स्टेटस पर और उसमें सुधार पर? देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि अगर हम जजमेंट को पॉजिटिव स्पिरिट में लेते हैं, तो मुझे तो लगता है कि हर प्रदेश के कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए एक आईना है। ये जजमेंट हर जगह यूज किया जा सकता है और अब सरकारों को किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इस जजमेंट को बेस बना के वो लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं, उनका रिवाइज कर सकते हैं, जो भी है रेमुनेशन हर स्टेट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हर के ऊपर लागू होता है, हर स्टेट के ऊपर लागू होता है। कोई दिस इज नॉट फॉर द ओनली फॉर यूपी। और मैं समझता हूं कि शिक्षा मित्रों को भी देना चाहिए इनको रिवाइज करके, वो लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं। और शिक्षा मित्रों का कुछ फैक्ट अलग था, बट एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअली इनके ऊपर भी ये जजमेंट लागू होता है। मैंने जब ये बात कही सर, मैंने एक वीडियो में ये बात बताने की कोशिश की, क्योंकि जो आपसे मेरी पिछली बात हुई थी, और मैं आपको बधाई दूंगा एक बात और के लिए सर। मुझे याद है लगभग 2 साल पहले मेरी आपसे इसी विषय पर बात हुई थी। तो आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे फोन पर ये बात कही थी, आज मैं दर्शकों को सार्वजनिक कर दूं कि मैं इनको 17,000 तो दिलवा ही दूंगा। आपने अपना वो वादा पूरा किया, इसलिए मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से इस बात की सराहना करता हूं, आज सार्वजनिक कर रहा हूं इस बातचीत को मैं, कि आपने ये बात कही थी और वो बात हुई है आज। तो ये एक बहुत संतोष की बात होगी आपके लिए, एक वकील के तौर पर, एक पैरोकार के तौर पर। इसके अलावा भी सर अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, आपने मुझे बताया था कि आपने फीस वगैरह भी शायद प्रो बोनो ये केस फाइट किया था। इनके पास पैसा नहीं था, एज पर द प्रो बोनो ही एक तरह से मैंने इस केस को हैंडल किया था। मुझे भी खुशी होती है कि किसी के लिए कुछ किया जाए और वो हो जाए। और जब ये लोग आते थे और जिस तरह से ये लोग मुझे बताते थे कि क्या इनकी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं थी। और एक समस्या तो सबसे पहले अर्थ की ही होती है, धन की होती है। तो ये धन अगर इनको मिल रहा है तो ये एक तरह से समझिए मेरे लिए फीस हो गई कि मैंने इनके लिए कुछ किया। ये मेरे लिए बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन मिला इस केस में, चाहे मुझे कुछ मिला हो या नहीं मिला हो। इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि मैंने इन लोगों के लिए कुछ किया है, कुछ मेरा भी योगदान है इनके 17,000 करवाने में। क्योंकि ये लोग केस हार के आए थे हाई कोर्ट से, केवल 1 साल का मिला था, उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार आ गई थी। और मुझे याद है कि बहुत टफ काम था उस समय इस केस को एडमिट कराना। जब जिससे नोटिस हुआ था उस दिन भी ये लोग बहुत खुश हुए थे और आसपास ही मेरी आपकी बात हुई थी आफ्टर दैट। जी। तो चूंकि एक इसमें लॉ ये तो था ही कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आपको पास करके दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रिव्यू। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। और मैं आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस बेस पे कोर्ट हमें कंसिडर करेगी, और कोर्ट ने इसको कंसिडर भी किया।
और इन बिटवीन 2-3 जजमेंट भी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए आए, जैसे जग्गो वाला जजमेंट है, इसमें भी काफी अच्छा डिफाइन किया गया था। हमने इसका भी प्ली लिया था, इनफैक्ट ये मैटर रेगुलाइजेशन के लिए था। तो कोर्ट ने कहीं स्कोप छोड़ा नहीं है। कोर्ट ने एक और अच्छी बात कही है इसमें, जो मैं आपको बता दूं, जी पे जरूर। एंड रिकवरी का प्रिंसिपल इन्होंने लिया है। डॉक्ट्रिन है पे एंड रिकवरी। ओके। पे एंड रिकवरी का मतलब ये है कि आपको वहां से मिले या ना मिले, आप बाद में लेते रहना, पहले इनको दो। ओ अच्छा। दिस इज द प्रिंसिपल। आप देखेंगे जब कंक्लूजन पे ये आए हुए हैं, इसमें कंक्लूजन के पैरा 70 के सब क्लॉज 6 में ये इन्होंने लिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ पे एंड रिकवरी। हाँ मैंने पढ़ा था ये, आपने मुझे कहा है तो मैं फिर से एक बार देखता हूँ। पैरा 70 के सब क्लॉज 6। यस सर, इट इज द इनिशियल प्रिंसिपल ऑफ बर्डन पे टू एंड पे। रिकवरी। The initial burden to pay honorarium to the instructors, teachers is upon the state government, who is free to recover the contribution of the central government from the Union of India on the principle of pay and recover. अच्छा कि आपने पे एंड रिकवर का अर्थ बता दिया, मुझे नहीं मालूम था ऑनेस्टली। पे एंड रिकवर का मतलब है आपको वो कल दे ना दे, आप इंस्टेंट आप इनको पेमेंट कीजिए जी, आप बाद में रिकवरी करते रहिएगा। हालांकि एक अच्छा। पैराग्राफ में ये भी ले लिया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर सेंट्रल नहीं भी देता है, हमने ये आर्गू भी किया था कि चूंकि आरटी एक्ट ये कहता है, बिकॉज ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्टर आरटी एक्ट के तहत हुआ है। एक्ट इनको कह रहा है कि आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इसमें, तो आरटी एक्ट के तहत तो ये भी है कि इनको जो है क्या बोलते हैं, आप जो है टाइमली पेमेंट करेंगे और उसमें रिवाइज भी करेंगे, बट उस प्रिंसिपल को तो इन्होंने कहीं टच ही नहीं किया है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा पे एंड रिकवर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में कहा था हाईकोर्ट में कि हमने इनको अपना दे दिया है, हमारा जो पार्ट है वो हमने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि हमने अपना पार्ट दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू इस चीज को लेके आ रही थी कि हमें पेमेंट मिला नहीं है पूरा। हाँ। अब ये बड़ा, आप देखिए राजेंद्र जी, ये बहुत ऐसी विडंबना है कि दोनों जगह सेम सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमें मिला नहीं है और सेंट्रल भी उनके पास ही है। तो ये बड़ा विचित्र लगता है कि अब हु इज हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट नो। बट जब एक्ट अपने आप ही कह रहा है कि भाई ऐसा है कि अगर सेंट्रल नहीं भी देता है, आरटी एक्ट कहता है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट विल मैनेज बाय द अदर सोर्सेस। अच्छा सर, एक बड़ा रोचक, बहुत अच्छा आपने इसको क्लियर किया है, इस बात को, इस पॉइंट को। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, इसलिए आ रहा है, और शायद मैंने आपसे इसको व्यक्तिगत बातचीत में रखा भी था। जिस मोमेंट आपने ये इसके बारे में बताया और मैंने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो जो हमारे अधिकारी मित्र इस विभाग में कार्य करते हैं और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, फाइनेंस देख रहे हैं और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो एक उसूल है पत्रकारिता का कि आपको उनके नाम नहीं बताने होते, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्यों मैं उनको संकट में लाऊं। लेकिन इमीडिएटली उनका रिस्पॉन्स ये था कि ये तो बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा, हम रिव्यू में जाएंगे। ये, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट का रिव्यू, इट्स ए वेरी रेयर एंड रेयर रिव्यू होता है, रेयर एंड रेयरेस्ट पोजीशन पर रिव्यू होता है। किसी भी जजमेंट को 0.1% के चांस होते हैं रिव्यू होने की, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं स्कोप है कोई रिव्यू करने का। आप हो सकता है एक्सटेंशन के लिए आ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और टाइम दिए, बिकॉज ऑफ द 6 months दे हैव बीन ग्रांटेड टू पे द ऑल द एरियर्स। हो सकता है सरकार इसके लिए आ सकती है, बट आप ये कहिए कि हम नहीं देंगे, नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए आना चाहिए। अल्टीमेटली ये आपके ही लोग हैं, they are not come from the some other country, From us. आपके लोग हैं, आपकी जनता है, आप इनको नहीं, वैसे मुख्यमंत्री जी ने सर कहा हुआ है, और इन लोगों को अभी कैशलेस के दायरे में भी लिया गया है, अनुदेशकों को जो शिक्षा विभाग में हैं, और अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से,
और उसके अलावा भी सीएम साहब ने उत्तर प्रदेश के ये घोषणा की हुई है पिछले शिक्षक दिवस को कि हम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन उसको गए हुए सर लगभग 5 महीने हो गए, उसके पहले तो कोर्ट का ये ऑर्डर ही आ गया, और ये ऑर्डर सर, मैं आपके आपको शब्दों में जो है जी जी मैं आपको बताऊं कि सरकारें कहती हैं, सो मैनी सरकारों के बड़े कंपल्शंस भी हो सकते हैं, कई चुनावी भी कंपल्शंस होते हैं, बट अल्टीमेटली देखिए एक ह्यूमन एंगल्स भी होता है जिसको कंसीडर हमेशा सरकार को करना चाहिए। आपको भी पता है कि एक इंसान 8,000 9,000 रुपए में कैसे पूरे दिन पढ़ाएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, इट्स अ वेरी टफ। मुझे भी ये देख के बड़ा आश्चर्य होता था और मुझे बहुत पेन होता था इस चीज को देख करके। इन लोगों को, किसी के लिए, शिक्षा मित्र में चाहे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, अदर स्टेट के भी लोग हैं, और मैं एक सोच रहा हूँ किसी चीज पे कि लार्ज स्केल पे इस पे हम जो है कुछ कोर्ट पे करें इनके लिए। नाउ आई एम थिंकिंग फॉर कि लार्ज स्केल पे हम, क्योंकि अदर स्टेट्स में भी प्रॉब्लम्स हैं इस पे, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अब आपने शिक्षा मित्र का ही जिक्र किया था। अब शिक्षा मित्र के लिए क्या है, शिक्षा मित्र भी बीच में रेगुलाइज हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मैंने किया भी हुआ था उनका जजमेंट भी, वो जब अपीयर हुआ था उनके लिए। शिक्षा मित्रों के साथ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ भी बड़ा गलत हुआ, काफी लोगों ने सुसाइड भी किया। सरकारों को ये सारी चीज देखनी चाहिए, बट अब मुझे नहीं लगता सरकारों को क्या कंपल्शन है क्या नहीं है। एक बार आप 3 साल उनको रेगुलाइज करके उनको सैलरी मिल गई ज्यादा, फिर आप उनको लेके चले आए 10,000 पे, उसका भी इंटरप्रिटेशन था, जजमेंट कुछ और कहता था, सरकारों ने कुछ और अमेंडमेंट कर दिए। अब गवर्नमेंट्स की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, आई डोंट नो, मतलब ये सही है कि एक सवाल सर, क्या शिक्षा मित्रों के पास लिटिगेशन में जाने का अभी भी मौका है इस जजमेंट के बाद? बिल्कुल है उनके पास, क्यों नहीं, और आई एम थिंकिंग फॉर दैट कि उनके लिए भी हम इस जजमेंट को लेकर क्या कर सकते हैं। आपके ये शब्द जो है, बहुत बड़ी तादाद में जब ये प्रसारित होगा वीडियो, तो जो शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में इसको सब्सक्राइब भी करते हैं और चाहते भी हैं, ये जब आपकी बात उन तक पहुंचेगी तो उनको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन फौरी तौर पर सुकून जरूर मिलेगा कि ये भी एक मार्ग है, ये भी एक रास्ता है। से ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा और सरकारों को देना भी पड़ेगा। रीजन क्या है कि आप पैरिटी के बेस पे आप किसी को जो है अलग नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है। ये भी फुल टाइम काम तो कर ही रहे हैं ना शिक्षा मित्र, बिल्कुल। नाम उनका शिक्षा मित्र है, वो सारे काम कर रहे हैं, वो ड्यूटी भी अटेंड कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स रेगुलर, जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो शिक्षा मित्रों को भी मिला। अब मैं कहता हूं कि हर काम के लिए लोगों को कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, सरकार अपने आप में सक्षम है, सरकार को ही कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, सरकार कर दे, क्या जरूरत है कोर्ट जाने की किसी को। सरकार के अंदर भी विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है, सरकार को भी दिखाई देता है। हर काम के लिए व्यक्ति अगर कोर्ट जाए, इसीलिए तो लिटिगेशन बढ़ा हुआ है। अगर बहुत सही बात आपने कहना मान ले तो जाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, कोई जरूरत तो आपने राहत दी सर। एक ये लास्ट सवाल है मेरा आज का। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है अब आगे और भी बातें होती रहेंगी, अगर कुछ नई चीजें आएंगी तो हमारे दर्शक आपको जरूर सुनना चाहेंगे। लेकिन एक बात, शिक्षा मित्रों के बारे में तो मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में रसोइये हैं, 2,000 पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में पंचायत सहायक है, और इसके अलावा भी मैं आपको कई सारे उदाहरण दे सकता हूं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं और बहुत जरा से पैसे पर किसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से ज्यादा का हो चुका है इस सरकार के साथ। उन सबके लिए मौका है, बिल्कुल सबके लिए मौका है, और इस जजमेंट के बेस पे सरकार सबका कर सकती है रिव्यू, सबकी सैलरी इंक्रीज कर सकती है, उनको कहीं कुछ परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर इस जजमेंट के साथ प्रपोजल बना के सेंटर को भेजे, सेंटर बिल्कुल इनहेंस कर देगी उनका रेम्युनरेशन, कोई जरूरत नहीं है कोर्ट में जाने की। अब वो सरकार इसको किस ढंग से लेती है, सरकार अगर प्रपोजल बनाए और ये दिखाए कि जजमेंट आया है और जो है क्या बोलते हैं कंटिन्यू काम कर रही है, तो इस जजमेंट के बेस का प्रपोजल जो है सेंट्रल बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी एक्सेप्ट। और मुझे नहीं लगता। थैंक यू सो मच सर। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कीमती समय निकाला और आपने बहुत इसको ना कहते हैं उसको लफ्ज ब लफ्ज आपने इसकी व्याख्या की है,
और आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत जल्दी आपको इस पे आपके जो अनुदेशक मित्र हैं उनकी भरपूर मात्रा में प्रतिक्रियाएं दिखाई देंगी जब ये प्रसारित होगा। तो बहुत धन्यवाद फिलहाल आज के लिए कनेक्ट आपका करने भी के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।